नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका जैन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, हम यूपी टेट की एक स्पेशल सीडीपी सीरीज जो है वह चला रहे हैं और उसमें आज हमारा पहला टॉपिक है सबसे गंदा मनोवैज्ञानिक, जिसे हम सिगमंड फ्रेड के नाम से भी जानते हैं। आखिर कौन थे ये सिगमंड फ्रेड और इन्हें गंदा क्यों कहा गया, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनके सिद्धांत की खास बात क्या है, हर एक चीज़। इसके अलावा आपको कोई देखने को कुछ और चीज़ देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आशा करती हूँ कि वीडियो के अंत में आप प्रश्नों का उत्तर भी लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिगमंड फ्रेड के बारे में। सिगमंड फ्रेड एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को हम साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी? कारण यही है कि मन का विश्लेषण करना। मन यानी कि इन्होंने मन को माइंड कहा है। अब माइंड जो है वह किस तरीके से विकसित होता है, हमारे इस दिमाग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, आइए इसको हम टुकड़ों में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जरूर देखिएगा कि सिगमंड फ्रेड का जन्म जो है वह कब होता है। 1856 में इनका जन्म होता है और स्थान यह है चेक रिपब्लिक यानी कि गणराज्य जो आज की डेट में जिसे माना जाता है, वहाँ से इनकी पैदाइश थी। मृत्यु की अगर हम बात करें 1939 में जो है इनकी मृत्यु होती है और मृत्यु स्थान लंदन रहता है। बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से खैर सवाल नहीं आता है। सवाल एक तो जरूर आ सकता है कि बताइए इनके सिद्धांत का नाम क्या था। तो इनके सिद्धांत का नाम था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसलिए इन्हें हम मनोविश्लेषणात्मक वादी भी कहते हैं या साइको एनालिटिकल थ्योरी भी इसे हम कहते हैं, इनके द्वारा दी गई। अगर मैं सिगमंड फ्रेड के क्या कहते हैं भूतकाल की बात करूं या बचपन की बात करूं, बहुत अच्छा इनका बचपन नहीं गुजरा। इनका जो बचपन था वह बड़े ही यूँ कह लीजिएगा कि इनकी माता का देहांत हो गया था और इनकी सौतेली माता थी और इस वजह से इन्हें स्मोकिंग की या यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की लत पड़ गई थी। ठीक है, तो इसी के आधार पर इन्होंने पूरी बातें जो है वह कही है और ये अपने घर में सबसे बड़े बेटे भी थे। इन्होंने मस्तिष्क के ऊपर सबसे पहले ये कहा कि जो हमारा मस्तिष्क है यानी कि जो हम लोग हैं, है ना, मस्तिष्क जो है वह हमें कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और मस्तिष्क को कंट्रोल करने वाला होता है आपका अवचेतन मन। इसे हम अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। कितनी अजीब विडंबना है कि इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को मन का राजा कहा है, यानी कि जो हमारा व्यक्तित्व है वह पूरा का पूरा व्यक्तित्व हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं, उससे घिरा हुआ है और उसी के द्वारा यह नियंत्रित होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ से जो है वह क्वेश्चन भी आ जाता है, एक आधा प्रश्न, कि बताइए कि सिगमंड फ्रेड ने कौन सा सिद्धांत दिया या किसके ऊपर, किस प्रकार के मस्तिष्क के ऊपर जो है वह सबसे ज्यादा बात करी, यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व है किससे उसका सृजन होता है। तो आप क्या कहेंगे, हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जो है इसका सृजन होता है ना। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है यदि मैं आपसे पूछूं, तो आइए सबसे पहले इनको समझते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है ना। तो अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारी दबी हुई इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो हमें खुद ही नहीं मालूम होती, या गंदी नकारात्मक इच्छाएं भी इसे हम कहते हैं, है ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मकता आपकी भरी होती है, आपका डर भरा होता है, कुंठाएं, भग्नाशा। बचपन में अगर आप किसी से जलन करते होंगे, बचपन में यदि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं होगा, बचपन में ऐसे व्यक्ति जो है उनसे हम बात करते हैं या ऐसे अनुभव जो सही नहीं है, माँ बाप का किसी का देहांत हो गया, तो वह सब नकारात्मक चीज़ें जो हैं वह हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बसी हुई है और जिसकी वजह से आज तक वह हमारे पर हावी है और उसी की वजह से हमारा व्यक्तित्व बनता है या उसी की वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं। तो इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ऐसी तिजोरी, एक ऐसा कमरा, बंद दरवाजा जो हमेशा से नकारात्मकता ऊर्जा से भरा हुआ था। नकारात्मकता या दबी हुई इच्छाएं जो है इसमें अनडिजायर्ड, मतलब ऐसी इच्छाएं जो दबी हुई हैं जिसकी हम पूर्ति नहीं कर पाए हैं। किसी को हम, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है और किसी से वह प्रेम करता है, तो वह अपनी इच्छा को वह व्यक्त नहीं कर पाया होगा, तो वह अनकॉन्शियस माइंड में उसकी चली गई। तो इसी अनकॉन्शियस माइंड को अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी दबी हुई इच्छाएं हैं, नकारात्मक इच्छाएं हैं, आपका डर, ये सारी चीजें किस में आती हैं,
अनकॉन्शियस माइंड में आती है। तो अनकॉन्शियस माइंड से ही व्यक्ति का पूरा सृजन होता है, इस बात का ध्यान रखिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं, एक और चित्र जो है वह यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए इन्होंने हिमयुग के ऊपर भी बात करी थी। ये जो हिमयुग है ना, जिसे हम आइसबर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसबर्ग या हिमखंड भी कहते हैं। अगर आप इसे देखें तो ये जो हिमखंड है वह 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो हमें दिख रहा है, यानी कि जो हमारे चेतना में है, तो इसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, है ना। हम यहाँ पर एक अंदाजा लगाते हैं कि जो पर्वत है इसके नीचे जो है वह थोड़ा बहुत पानी रहा होगा, है ना, जिसके आधार पर यह टिका होगा। इसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और जो नीचे का एक गहरा भाग जो आपको देखने को मिल रहा है, जिसे हमें पता ही नहीं, जो हम अज्ञात हैं, यानी कि एक प्रकार का अज्ञात व्यवहार, लेकिन इसी के आधार पर यही वह पूरी नींव है जिसके आधार पर ये पूरा का पूरा पर्वत टिका हुआ है। तो उसी अनुसार क्या होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। हमारा मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है, जिसे हम चेतन मन कहते हैं, है ना, जिसका मतलब यही होता है कि हमें वह सारी चीजें मालूम है। चेतन मन का मतलब क्या होता है बताओ? चेतन मन को, हमारे दिमाग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक सीपीयू की तरह। सीपीयू, जैसे सीपीयू आपने देखा होगा, एक कंप्यूटर का क्या होता है, एक कंप्यूटर का जो है वह सीपीयू होता है ना, आपने देखा होगा। तो ये जो सीपीयू है, सी का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना वाला भाग। अब चेतना क्या होता है बताइए? चेतना वह होता है जो भी हम सोच रहे हैं एट प्रेजेंट, वर्तमान में। जैसे अभी आप ये पीपीटी देख रहे हैं, या ये मुझे देख रहे हैं, या सिगमंड फ्रेड के बारे में जान रहे हैं, यानी कि ऐसा व्यवहार जो हमें ज्ञात है, जिसके बारे में हमें मालूम है। हमें मालूम है कि आज हमने क्या खाया, हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हमें किस दिशा जाना है, हमें मालूम है हमें क्या बनना है। हम टीचर की राह पर आए हैं तो हम टीचर ही बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी कॉन्शियस भाग में है। हमें मालूम है कि हमें किससे बात करना पसंद है या किससे बात करना पसंद नहीं है। तो ऐसा भाग जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमारी जागरूकता के अंदर है, जिससे हम परिचित है भली भांति, उससे हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी कि आपका चेतना भाग कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्या, इसके बाद जो है आता है पी। पी का मतलब क्या है, प्री कॉन्शियसनेस, जिसे हम अर्ध चेतना भी कहते हैं, सहज चेतना भी अच्छा इसे हम कहते हैं, है ना। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा अवचेतन भी लिखा होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो डिपेंड करता है कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। प्री कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ऐसा भाग जो फिलहाल आपको याद तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग पर जो है वह जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा। कल आपने क्या खाया, परसों आपने क्या खाया, एक हफ्ते पहले आपने क्या कार्य किया था। तो जो भी अभी याद तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि इसको दोबारा से रिकॉल किया जा सकता है, आसानी से इसे याद किया जा सकता है। कल आपने क्या खाया, ये क्या है, प्री कॉन्शियस भाग में आ जाएगा। फिर यू का मतलब क्या है, जिसकी अभी अब बात ही कर रहे थे, इसे हम कहते हैं अचेतन मन या अनकॉन्शियसनेस। और इसी के ऊपर इनकी पूरी पर्सनालिटी या पूरा जो सिद्धांत है वह टिका हुआ है। इन्होंने कहा कि यह भाग सबसे गहरा होता है और इसमें दबी हुई इच्छाएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं जो व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता है किसी से। यदि हम कुछ बोल ना पाए हो, या फिर किसी ने हमारी इंसल्ट की हो, या फिर किसी प्रकार का कोई डर हो, ये सारा भाग जो है वह किस में जाएगा, आपके अनकॉन्शियसनेस में जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो अनकॉन्शियसनेस को इन्होंने एक पिलर बताया है। फिर से इस इमेज को जरूर देखिएगा कि अनकॉन्शियस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर नकारात्मक चीज़ें होती हैं। और ये बाल्यावस्था एक ऐसी उम्र है जिसमें अनकॉन्शियस हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी जो है वह बताया है, यानी कि व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं होती हैं। और यहाँ से भी प्रश्न आता है कि बताइए कि व्यक्तित्व की 3 संरचना में से कौन कौन सी संरचना नहीं होती है, ऐसा भी आता है। तो याद रखिए, इदम जिसे हम बोलते हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो, ये बहुत बार आपने कॉन्सेप्ट सुने होंगे। आइए इसको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। बड़े ही सुंदर कॉन्सेप्ट है ना। जब हम इदम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इदम की बात करते हैं, तो इदम क्या है इदम। अगर हम बात करें, देखिए इदम जो है मन का सबसे पहला और सबसे बेसिक हिस्सा होता है, जो मैंने लिखा भी है यहाँ पर। क्यों होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो वह इदम से ही पैदा होता है। इद मतलब जिद, ऐसे याद रख लीजिएगा कि ईद का मतलब क्या होता है, जिद होता है, जो जन्म के अनुसार, जन्म के समय पर
हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर यह विराजमान होता है। यानी कि सर चढ़ के जो है वह हम जिद करते हैं और यहाँ पर हमें लॉजिक्स का या तर्क का किसी प्रकार का कुछ भी मालूम नहीं होता। सही क्या है, गलत क्या है, या फिर जिंदगी क्या है, ये भी हमें मालूम नहीं होती। तो ईद का मतलब जिद हो गया। इसका मतलब यही है कि बच्चा हर एक चीज को अभी के अभी तत्पर करना चाहता है कि मुझे यह काम अभी के अभी करना है, तुरंत के तुरंत करना है। यानी कि मान लीजिए अगर खुशी चाहिए तो तुरंत चाहिए, दर्द से बचना है तो तुरंत जो है मुझे फटाफट से इस चोट से रिलीव कर दो। तो पूरी तरह से ये क्या है, अनकॉन्शियस भाग में यह प्रचलित होता है। अनकॉन्शियस माइंड जो है वह इदम के अंदर आता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे दिमाग का अनकॉन्शियस माइंड जो है या इदम जो है ना, इदम कहाँ पर विराजमान होता है हमारे दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड में इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वास्तविकता के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं होता और यहाँ पर बच्चा आनंद की अनुभूति करता है। आनंद की अनुभूति का अर्थ यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए कार्य करेगा। मुझे कोई खिलौना चाहिए तो अभी चाहिए, भले ही पिताजी की जेब में पैसे हो या ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है। मुझे खिलौना लाके दो, चाहे वह कितना भी मर्जी महंगा हो और माँ बाप गरीब हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वास्तविकता के बारे में उसे कुछ भी ना मालूम। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसे हम ईगो कहते हैं। अच्छा, ईगो की बड़ी सुंदर बात इन्होंने करी है। ईगो क्या है, एक प्रकार का नियंत्रक है, एक प्रकार का कंट्रोलर है, जो इद और सुपर ईगो के बीच में क्या बनाता है, एक बैलेंस बनाता है, एक नियंत्रण का काम करता है। क्यों, यानी कि यूं समझ लो, ईगो क्या है, ईगो है रियलिटी, वास्तविकता से हम यहाँ पर परिचित होते हैं। अगर मान लीजिए 6, 7, 8 साल का जो बच्चा है, मान लेते हैं, अगर हम उसे समझाएं कि बेटा कि यदि आपको भूख लग रही है, यदि आपको भूख लग रही है तो थोड़ा समय रुकिए, माँ काम कर रही है, फिर फटाफट से आपको खाना खिला देगी। तो ईगो क्या होगा, ईगो जो है वह संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है मैं वेट कर लूंगा। लेकिन ईद क्या कहेगा, मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे अभी खाना ला के दो, ठीक है कैलेंडर खाना ला के दो, ये कुछ ऐसे ही हो जाएगा। तो ईद क्या है कि अभी के अभी, तुरंत के तुरंत यहाँ पर खाना चाहिए। लेकिन ईगो क्या है, बड़ी ही समझदारी के साथ, बड़ी ही सूझबूझ के साथ जो है वह कहेगा ठीक है, क्लास खाने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद मैं यहाँ पर खाना खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या माँ जो है वह काम करके आ जाए एक बार, फिर मैं खाना खा लूंगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ईगो। फिर यहाँ पर ईगो को एक नियंत्रक यानी कि एक कंट्रोलर के रूप में माना गया है। यूं समझ लीजिए कि ईद क्या है, एक घोड़ा है। अब ये घोड़ा क्या करता है, घोड़ा इधर उधर चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसे सही और गलत का पता नहीं होता है, ठीक है। तो ईद क्या करता है, ईगो क्या करता है, ईगो जो है इन दोनों को नियंत्रित करके रखता है, यानी कि रस्सी खींच के रखता है। आप यह कह सकते हैं कि दोनों को बैलेंस करता है या दोनों को कंट्रोल करता है, आप यह भी कह सकते हैं। तो इसलिए ईगो को सिगमंड फ्रेड ने चैरियट की भी उपाधि दी है, यानी कि एक प्रकार का घुड़सवार। और ईद को हमें सिगमंड फ्रेड ने जो है इसे क्या कहा है, इसे घोड़ा भी कहा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सुपर ईगो। देखो, क्या सुपर ईगो सही है? यदि हम सुपर की बात करते हैं तो सुपर का मतलब तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यकीन माने कि सुपर ईगो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फोकस समाज और समाज के कल्याण पर रहता है। नैतिक तर्क के आधार पर हम यहाँ पर जजमेंट तो करते हैं, सही और गलत की पहचान करते हैं, मूल्य के आधार पर हमारी क्या होती है, जजमेंट होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ये ना हमेशा कहता है कि नहीं, गलत को गलत बताएगा, सही को सही बताएगा। जैसे मान लीजिए आपको रास्ते में क्या मिले हैं, पैसे मिले हैं, ईद क्या कहेगा, चलो रख लो फटाफट से। लेकिन ईगो क्या कहेगा, सोचता हूँ क्या करना है क्या नहीं। सुपर ईगो कहेगा नहीं, यह गलत है, इसे मत रखिए। तो सुपर ईगो क्या करता है, एक प्रकार का नैतिक शिक्षक के रूप में आपको यहाँ पर कार्य करता हुआ देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा जब हम बात करते हैं सिगमंड फ्रेड की, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के ऊपर भी बात करी है, जिसे हम इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। इंस्टिंक्ट्स मैंने आपको बताया था कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की जो है मूल प्रवृत्तियां दी है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, इंस्टिंक्ट्स क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऐसी प्रवृत्ति मैडम जो जन्मजात रूप से बच्चे के अंदर विराजमान होती है, जैसे गुस्सा, डर, प्यार, ये सारे जो इमोशंस होते हैं वह बच्चे के अंदर जन्मजात रूप से होते हैं। तो इन्होंने, सिगमंड फ्रेड ने क्या कहा, 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक होती है इरोज,
इरोज, इरोज का मतलब होता है जीने की इच्छा, यानी कि हम जीने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लव, प्यार, फूड, खाना, यानी कि मैं इस जिंदगी में जीना चाहता हूँ। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि नहीं, मुझे इस जिंदगी में जीना है, इस जिंदगी का अनुभव लेना है ना, यहाँ पर शादी ब्याह करना है या फिर भोजन का लाभ उठाना है, तो यदि ऐसी इच्छाएं हैं, इसे हम इरोस कहते हैं। और इसी एनर्जी को इन्होंने लिबिडो कहा है। लिबिडो यानी कि जीने की इच्छा या यौन इच्छा भी इसे हम कहते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। या खुश रहना भी इसे हम कहते हैं। लेकिन एक और इच्छा होती है, आपको नहीं मालूम होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे सुशांत सिंह, या बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इस दुनिया में जो इस जिंदगी में रहना नहीं चाहते थे, आपको मालूम है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है, उनके अंदर इस जिंदगी को लेकर कहीं ना कहीं समस्या है, या खुद को वह दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या विनाश की ओर जो है वह देखते हैं। विनाशकारी विपरीत बुद्धि आपने सुना होगा ना। तो ऐसे लोग जो है अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। ऐसे लोग जो है इस जिंदगी में जीना नहीं चाहते हैं। अगर उनको एक और मौका मिलेगा तो वह कहेंगे कि हमें इस जिंदगी में नहीं जीना है। ये ध्यान रखिए, गुस्से में रहते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट माना है, यानी कि मृत्यु प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। अब एक बहुत सुंदर सी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। सिगमंड फ्रेड ने ड्रीम एनालिसिस भी दिया है। सोचो, रात को सपने लेते हो, यदि रात को अगर आप सपने देखते हैं तो ये ध्यान रखिए, कभी किसी को ऐसा लगता है कि मैं जैसे गिर रहा हूँ पहाड़ से, या किसी सांप ने मुझे डस लिया, या बहुत कुछ ऐसा लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, इस समय पर बहुत हावी है। यानी कि जब आप रात को सो रहे हैं तो इस समय पर आपके सपनों के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। इसका मतलब है बहुत ही हावी है। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो ड्रीम एनालिसिस को इन्होंने कहा कि हमारे जो सपन होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, अचेतन मन तक पहुंचने का राजमार्ग होते हैं। इन सपनों के जरिए जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, वह कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति होती है। यानी कि जब हम सोच रहे हैं, वो जो हम सोच रहे हैं, है ना, वह कहीं ना कहीं हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं। तो इसे हम रिप्रेस डिजायर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिए। तो जो भी आप सोचते हो ना, जो भी मनगढ़ंत सोचते हो, किसी कीड़े ने काट लिया, किसी पहाड़ से गिर रहा हूं मैं, या फिर कोई सांप आया काट गया, या कुछ भी ऐसा, या चुड़ैल वगैरह कुछ भी दिख गया, तो ये समझ लो ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड तक ये सपने आपको लेके जा रहे हैं। यानी कि ऐसी इच्छा जो बचपन में कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हुई होगी, आप उसके बारे में सोचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी। तो स्वप्न हमारी दबी हुई इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। जब व्यक्ति जागृत अवस्था में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर मैं जाग गई तो यहाँ पर वह हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वह इच्छा कहीं ना कहीं अचेतन मन में दब जाती है और सपनों के जरिए बाहर आती है। इसे हम ड्रीम एनालिसिस कहते हैं। फिर एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं पैराप्लेक्सिस। पैराप्लेक्सिस। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूँ, है ना, जैसे एक बच्चा जो है वह कह रहा है, टीचर को टीचर ना कह के मम्मी कह दिया उसने, या मम्मी को मम्मा न कह के टीचर कह दिया। ठीक है, कभी कभी हमारे स्लिप भी हो जाती है, तो ये फ्रेडियन स्लिप है। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर हमारी आवाज़, या हम जो है कभी चीज़ों को भूल जाते हैं, या कभी गलती कर जाते हैं, या स्लिप मार देते हैं, उसका भी राज इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को बताया है। इस बात का ध्यान रखें। तो जब भी हम गलती से कुछ और बोल देते हैं, किसी और की जगह कुछ और बोल देते हैं, तो ये भूल जाते हैं या फिर गलत बोल देते हैं। तुम्हारे को देखा है मैंने, कभी कहीं याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, फ्रेडियन स्लिप है। ये स्लिप सिर्फ आवाज़ का नहीं हो सकता, ये बोली का नहीं हो सकता, ये स्लिप हो सकता है इस दिमाग से। अगर हमारी कोई भी चीज़ हम भूल गए हैं तो इसे मेमोरी स्लिप भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ और बोलना चाहते थे, कुछ और बोल दिया। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भूल जाना जिसे आप पसंद ही नहीं करते, गलत पढ़ना या फिर लिखना, ये सारी चीजें क्या है, पैराप्लेक्सिस। पैराप्लेक्सिस इसे हम कहते हैं, ये ध्यान रखिए, या फ्रेडियन स्लिप भी इसे कहा जाता है। ठीक है जी। फिर यहाँ पर एक और बात है जो यहाँ से प्रश्न आते हैं, जिसे हम एरस्टन जोन्स भी कहते हैं। अब ये क्या होता है बताइए, कि शरीर का वह हिस्सा जिसे हम आनंद और जिसे हमें जो है वह आनंद और सुख मिलता है। ऐसे मान लीजिए इन्होंने इसके बारे में भी कहा कि बच्चा अगर अंगूठा चूसता है तो वह मुख से क्या ले रहा है, आनंद ले रहा है ना। तो हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे शरीर के अंग हैं जिससे हम क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं, जिसे हमें छूकर टच कर कर अच्छा महसूस होता है। आप ये कह सकते हैं, इसे हम एरस्टन जो है वह जोन्स कहते हैं। तो शरीर का वह हिस्सा जिससे हम आनंद या सुख प्राप्त होता है, जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है, तो अंगूठा चूसना क्या हो गया, मुख से, मुंह से इसे प्यार है
है ना। तो मुख से क्या है, आनंद ले रहा है। बच्चा यदि टॉयलेट कंट्रोल करता है तो वह गूदे से या पीछे छूता है या आगे छूता है अपने जननांगों को, तो उस समय पर वह आनंद ले रहा है, छूकर अच्छा उसे फील हो रहा है। इसे कहते हैं एरोजेंस जोन्स जो है वह कहते हैं, याद रखेंगे। एक और होती है टर्म जो यहाँ पर जीन प्याजे कह रही हूँ, यह सिगमंड फ्रॉइड में बड़ी यूज होती है, जिसको कहते हैं फिक्सेशन। अब फिक्सेशन क्या होता है, जब बच्चा किसी भी अवस्था में फंस जाता है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 5-6 साल का बच्चा जो है वह अंगूठा चूस रहा है, तो क्या ये सुनने में सही लग रहा है? 15-16 साल का जो बच्ची है वह अंगूठा चूस रही है, क्या वह सुनने में सही लग रही है? तो कहाँ पर फंस जाता है? अगर उस स्टेज में फंस जा रहा है, जरूरत यदि उसकी पूरी नहीं हो रही है ना, या बहुत ज्यादा पूरी हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फिक्सेशन कहते हैं। यानी कि किसी अवस्था में अटक जाना, इसे हम क्या कहेंगे, फिक्सेशन कहेंगे। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए कि एरोजन जोन्स और फिक्सेशन किन किन अवस्थाओं में क्या क्या होता है, आइए इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा स्टेजेस, यानी कि सिगमंड फ्रॉइड की जितनी भी साइको एनालिटिकल स्टेजेस थी, आइए उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। और उसमें से सबसे पहली जो अवस्था आती है, जिसे हम मुख अवस्था कहते हैं, जो 0 से लेकर 1 साल तक की होती है। यदि आप बात करें ओरल का मतलब क्या होता है, मुख का मतलब क्या होता है, चूसना। हर एक चीज को बच्चा चूसेगा, कंगन हो, चूड़ी हो या कुछ भी हो, यानी कि उसका जो आनंद का केंद्र होता है वह क्या होता है, मुख होता है या मुंह होता है। तो बच्चा मुंह से क्या लेता है, आनंद लेता है। जैसे दूध पीना, अंगूठा चूसना, इस सब में मुंह का रोल जो है, मुख का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्सेशन क्या हो गया, फिक्सेशन एक प्रकार की समस्या है। यदि बार बार बच्चा जो है, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वह 4-5 साल के भी माँ के निप्पल चूसते हैं या दूध पीते हैं, माँ के दूध पीते हैं, तो क्या होगा, आगे जाके हो सकता है कि उसको स्मोकिंग की समस्या हो सकती है, स्मोकिंग या नेल बाइटिंग, यानी कि वह बार बार कोई ना कोई चीज मुंह में लेगा ही लेगा। तो ये क्या है, ये ओरल अवस्था है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना। फिर आती है हमारी कौन सी, यानी कि इसमें फिक्सेशन क्या था, जरूर याद रखें, मुंह से संबंधित है, तो स्मोकिंग हो गया, हुक्का हो गया, या जो भी, या नेल बाइटिंग आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है एनल स्टेज, क्या आता है, गुदा अवस्था आता है, जिसे हम कहते हैं 1 से 3 साल की अवस्था है। और इसकी खास बात ये होती है, एरोजेनस जोन्स जो है, इसके अंदर क्या होगा, बच्चे को कहाँ पसंद है छूना, तो एनस साइड, यानी कि टॉयलेट वाले भाग में छूना इसे पसंद है। बच्चा टॉयलेट को कंट्रोल करता है। और फिक्सेशन क्या है, बहुत साफ सुथरा, यानी कि ओवर डिसिप्लिन, यहाँ पर या तो बच्चा होगा या बहुत ही मैसी होगा, मतलब गंदा रहेगा हमेशा, है ना, कहाँ सी कौन सी चीज रख देगा पता ही नहीं होगा, या ड्रेस जो पहनावा होगा, टाई इधर जारी है, इधर जो है बेल्ट जारी है, पता ही नहीं होगा। तो ये क्या है, एनल अवस्था है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर आती है हमारी नेक्स्ट अवस्था, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेक्स्ट आती है फेलिक चरण, बहुत ही इंटरेस्टिंग चरण, इसे हम लिंग अवस्था भी कहते हैं। 3 से 6 साल की अवस्था होती है। यदि हम 3 से 6 साल की अवस्था की बात करें, इस अवस्था में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एरोजन जोन्स जो है वह क्या होता है, जेनिटल्स होता है, यानी कि अपने जननांगों को, देखो एनस होता है पीछे की साइड, है ना, जेनिटल्स होता है आगे की साइड, यूँ समझ सकते हैं आप। तो बच्चा यहाँ पर जेंडर अवेयरनेस जो है वह सीखता है कि अच्छा मैं लड़का हूँ तो मेरा लिंग ऐसा है, अच्छा मैं लड़की हूँ तो मेरा लिंग ऐसा है। ठीक है। फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन यहाँ पर होता है लो कॉन्फिडेंस। अगर बच्चा बार बार जो है ये डाउट फील करे कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, लड़का लड़की, तो इसका मतलब डाउट जो है अपने ही ऊपर, सेल्फ डाउट जो है वह विकसित हो जाएगा। तो फिक्सेशन क्या है, कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस में कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। असंतुष्टि, है ना, बच्चे को अपने आप से असंतुष्टि होगी या फिर आत्मविश्वास में क्या रहेगी, कमी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और इसी अवस्था की खास बात ये है, इसी के अंदर दो आपके कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जिसे हम कहते हैं ओडीपस ग्रंथि और एक होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडीपस क्या होता है इसी अवस्था के अंदर, अच्छा फेलिक अवस्था के अंदर ही यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ओडीपस होता है जहां पर एक लड़का जो है ना, एक लड़का जो है वह किससे प्यार करता है, तो आप क्या कहोगे, एक लड़का अपनी माँ से क्या करता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन रखता है या फिर यौन उत्सर्जन जो है वह रखता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन किसकी तरफ होती है, आप क्या कहेंगे, माँ की तरफ होती है। और पिताजी क्या है, पिताजी दुश्मन है, ये ध्यान रखिए। यानी कि इसलिए इन्हें गंदा जो है मनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। ये जो छोटे बच्चे होते हैं और खास तौर से जो लड़के होते हैं, वह लड़के क्या है, यदि माँ की तरफ क्या हो रहे हैं, माँ की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है
है ना। एक बार कहाँ चला गया, मैं दिखा देती हूँ। इसका अर्थ है कि वह ओडिपस कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। और पिताजी क्या है, पिताजी जो है इनके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये छोटी सी गुड़िया जो है वह पिताजी के यौन अंगों की तरफ अट्रैक्टेड होती है। सोचो उनका दिमाग कहाँ है सिगमंड फ्रॉइड का इसमें। और माँ को क्या समझती है, दुश्मन समझती है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर चौथी अवस्था आती है, और चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था की खास बात यह है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई भी फिक्सेशन देखने को नहीं मिलता है। एरोजन जोन क्या है, कोई खास नहीं, यहाँ पर इनएक्टिव होता है। बच्चा पढ़ाई, खेल, दोस्तों पर ध्यान देता है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। लेटेंसी अवस्था इसे हम कहते हैं, गुप्त अवस्था भी कहते हैं। यानी कि इस समय पर जैसे आपने देखा भी होगा कि एक छोटा लड़का है तो छोटे लड़कों के साथ, अन्य लड़कों के साथ उसकी भागीदारिता होती है, और यदि छोटी लड़की है तो उसके उसी उम्र के अनुसार जो है वे दोस्त यार बनते हैं। इसे हम नो फिक्सेशन की अवस्था कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होती ही नहीं है। ऐसे ही पांचवी अवस्था है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई फिक्सेशन नहीं होता है, यानी कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो एरोजन जोन जो है वह यहाँ पर जेनिटल्स के आधार पर, जेनिटल्स मतलब फिर से अब यहाँ पर लड़के और लड़कियां अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। मैच्योर रिलेशनशिप जो है, परिपक्व जो हमारे रिलेशन है वह विकसित हो जाते हैं। जेनिटल अवस्था इसे हम कहते हैं, ये जनन अवस्था कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी फिक्सेशन नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये चाइल्डहुड पास एक्सपीरियंसेस है, इस बात का ध्यान रखिए। बचपन के जितने भी अनुभव है उसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं या अवचेतन मन कहते हैं, ये ध्यान रखिए। ये अनदेखी इच्छाएं होती हैं, ये दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जो मैंने आपको बताया भी। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ रक्षात्मक युक्तियां भी हैं जिसको मैं अगले चैप्टर में जो है वह बताऊंगी। आज जो हम बात करते हैं किसके बारे में, कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे, तो जंग कहेंगे, सिगमंड फ्रॉइड कहेंगे, कार्ल रोजर कहेंगे या बेंजामिन ब्लूम कहेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिगमंड फ्रॉइड। फिर यदि नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या कि सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो है वह कौन सा हिस्सा आनंद सिद्धांत पर आधारित होता है, तो आनंद क्या होगा, ईद होगा। ईद में हमेशा खुशी हम ढूंढते हैं या आनंद ढूंढते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि फ्रॉइड के सिद्धांत के अनुसार ईगो का मुख्य कार्य क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, ईगो का मतलब क्या है, वास्तविकता के आधार पर सोचना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण का संबंध शौचालय प्रशिक्षण से होगा, ये ध्यान रखिए। तो मैं चाहती हूं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वह आप सभी लोग बताएं। तो कैसी लगी ये सीरीज, इसका पार्ट 2 आए या ना आए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। तो आज हमने सिगमंड फ्रॉइड किया, अगले इस बार जो है हम एक और टॉपिक किसी का करने वाले हैं। यदि आपको सही लगा तो जरूर बताइएगा ना।